जाता है। शुरुआत में कुछ चीजें कॉमन हैं जिन पे हम बात करेंगे। बाद में कई जगह ऐसा होता है कि कई सब्जेक्ट्स की डिमांड अलग तरह की है। जैसे आप सोशल साइंस गौर करेंगे तो डेटा एनालिसिस में काफी ज्यादा फोकस होता है। अगर आप ये जानना चाहें कि पिछले 2 साल में कोविड की वजह से कितने लोगों के आर्थिक तौर पर परेशानियां हुई, कितने बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हुए, कितने लोगों के रोजगार चले गए, या इस तरह का आप पंचायत से रिलेटेड चीजों में आने के बाद महिलाओं के कितने एम्पावरमेंट कितना ज्यादा हुआ, तो आपको डेटा चाहिए। सोशल साइंस में डेटा आपको यहां भी चाहिए, नेचुरल साइंस में भी कई बार। अगर आप ये जानना चाहें कि वैक्सीनेशन जब से भारत सरकार ने शुरू किया है, वैक्सीनेशन जितना ज्यादा बड़ा होगा, नंबर ऑफ कोविड केसेस उतने कम हुए होंगे, तो आपको डेटा यहां भी चाहिए। डेटा दोनों तरफ चाहिए। डेटा की वजह अलग है और डेटा से रिलेटेड एनालिसिस थोड़ा सा अलग जाएगा। साथियों, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर डायरेक्टली डेटा नहीं चाहिए। कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमें तो डेटा एनालिसिस करना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लिटरेचर के जो लोग, आप जो साथी लिटरेचर के हैं, उनको ये महसूस होता होगा कि हमें डेटा का ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमारा डेटा एनालिसिस नहीं है। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। इसीलिए 2 अलग अलग सेशन सैलिन सर ने जैसा बताया, मैम ने भी बताया कि अलग अलग किए गए हैं। मैथ्स में भी यही स्थिति है। लोग सोचते हैं डेटा है तो मैथ्स वाले पढ़ते होंगे। एक प्योर मैथमेटिक्स स्टूडेंट के तौर पर मैं आपको बताता हूं, हमें भी डेटा का कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जो लोग फिलोसॉफी में अगर कोई है, दर्शन शास्त्र में, तो उनको भी डेटा का कुछ नहीं करना है। अगर कोई साथी म्यूजिक में है, क्लासिकल म्यूजिक में किसी ब्रांच में काम कर रहे हैं, तो डेटा का ज्यादा यूज उनके लिए भी नहीं है। इसका मतलब कुछ जगहों पर ऐसा है कि डेटा रामबाण औषधि नहीं है, लेकिन हाँ काफी ज्यादा हेल्पफुल है चीजों को समझने में। तो इस वजह से हमारा जो चीजों का एनालाइज करने का तरीका है वो थोड़ा अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर साथियों एक चीज और बताना चाहूंगा। हमारे पास जितना भी ज्ञान हम लोग मानते हैं भारतीय सिस्टम में, उसमें 3 सबसे शुद्ध रूप है। आप इनको गौर करेंगे कि एक तो मैथ्स है, दूसरा क्लासिकल म्यूजिक है। आप खुद भी महसूस करेंगे कि ये प्योर है या नहीं है, और तीसरा फिलॉसफी है। जितने भी हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, उन सब का एक दार्शनिक आधार होता है, फिलोसॉफिकल बेसिस होता है। आप में से हो सकता है कुछ साथियों ने बीएड की पढ़ाई की हो या एजुकेशन की पढ़ाई की हो, तो आपने पढ़ा होगा शिक्षा का दार्शनिक आधार। ऐसे ही दार्शनिक तो पॉलिटिकल साइंस वाले लोगों ने भी पढ़े होंगे, समाजशास्त्र के लोगों ने भी पढ़े होंगे, और ब्रांचेज में भी आपका फिलोसॉफिकल बेसिस मिलता है। मतलब फिलोसॉफी बेस्ड की तरह काम करती है। फिलोसॉफी के जो एप्लीकेशन है वो सोशल साइंस में बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, फिलोसॉफी के जो ज्यादा एप्लीकेशन है वो आपको सोशल साइंसेस की ओर ले जाते हैं, और वहीं पर मैथमेटिक्स के जो एप्लीकेशन है वो आपको नेचुरल साइंस की ओर ज्यादा ले जाते हैं। ऐसा कोई वाटरसेट डिवीजन नहीं है। कई ऐसा है कि आपको मैथ्स से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। आपको डेटा की अभी बात हुई वो सब जगह है, लेकिन मोटे तौर पर आपको जो जरूरत पड़ती है वो नेचुरल साइंस के लिए है। क्लासिकल म्यूजिक का जहां पर कोर आता है वहां भी बात वही है। आप एप्लीकेशन तब करते हैं जब आप उसको फिल्मी संगीत पे ले जाते हैं। आप गैर फिल्मी संगीत गजल पे ले जाएंगे, आप उसको फोक म्यूजिक पे ले जाते हैं। दिक्कत यह है कि ये तीनों ही काफी प्योर होने की वजह से इनका एप्लीकेशन काफी कम है। इनमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाके आप एप्लीकेशन बढ़ा सकते हैं। मैं अपने सारे साथियों को एक बात कहना चाहूंगा कि आपका जो भी थीसिस या पीएचडी होगी, उसके साथ एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप जितनी ज्यादा उसमें डेप्थ लाने की कोशिश करेंगे उसकी एप्लीकेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। एप्लीकेशन उतने कम होते जाएंगे अगर थीसिस में डेप्थ ज्यादा हुई तो, और एप्लीकेशन ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की तो थीसिस में खोखलापन ज्यादा आ जाएगा, डेप्थ नहीं होगी।
तो सुपरफिशियल थीसिस हो जाएगी। आपको दोनों में बैलेंस बनाना पड़ता है और ये हमेशा हमें भी ध्यान रखना होता है। मैं गणित का विद्यार्थी हूं और मैंने वहां भी ये बात महसूस की है कि जो ही आप बहुत ज्यादा कोर में जाने की कोशिश करते हैं, आपको एप्लीकेशन मिलना मुश्किल हो जाता है उन चीजों का। और जिस चीज के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो आप ये मानिए कि उसमें डेप्थ कम होने लगती है कई बार। तो आपको हमेशा अपने रिसर्च में, अपने थीसिस में दोनों का एक बेहतर कॉम्बिनेशन लाना पड़ता है, बहुत ज्यादा डेप्थ भी नहीं, और ताकि एप्लीकेशन भी उससे आप दिखा सकें। आप कोई चीज अगर बता रहे हैं, कुछ नया ज्ञान, आप ज्ञान की सीमाओं को एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कई साथी होंगे, उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि पीएचडी में करना क्या है। रिसर्च का मतलब सर्च है या रिसर्च है? सर्च तो खोज हुई, रिसर्च जिसको कहें। कई लोग ऐसे बात करते हैं शुरुआत में कि क्या जो खोजा गया है उसी को दोबारा खोजना है। तो मेरा अपना मानना है, आपका इंटरप्रिटेशन तो नया हो ही सकता है, और ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। जितना ज्ञान हमारे सब्जेक्ट में अभी तक उपलब्ध है, उसके बॉर्डर पे किसी मोर्चे पे खड़े हो जाइए और उस बॉर्डर को थोड़ा आगे बढ़ाइए, थोड़ा एक्सटेंड करिए। बस इतना ही करना है। अगर आप ऐसा पेशेंस के साथ लगे रहेंगे तो हो जाएगा। साथियों, शुरुआत में मैं, क्योंकि मैंने शैलेंद्र सर से कहा भी था कि पहला लेक्चर है, तो कोर सारी नॉलेज के लिए आप मेरे लेक्चर और भी रखिएगा। पहले मैं थोड़ा अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं दोनों चीजें करूंगा, कुछ चीजें अपना अनुभव भी होता रहेगा ताकि कोई आप घबराए ना। शुरुआत में कई साथियों को थोड़ा डर लगता है। कई लोग पीजी की पढ़ाई के बाद, गैप के बाद रिसर्च में जुड़ रहे होते हैं। कई लोग ऐसा भी हो सकता है कि सीधे पीजी करने के बाद रिसर्च में आए हों, ऐसा होता है। ये काफी हिट्रोजीनियस मास होता है। तो ऐसे में हमारी सबसे पहले कोशिश है, हम हर स्टूडेंट से ये भरोसा दिला पाए हर एक को कि आप कर सकते हैं। आप यहाँ आए हैं, इसलिए आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो अपने दम पर किया है। अब जब आप जिंदगी में यहां तक अपने दम पर आ गए, तो आगे भी आप कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जिस स्पीड में हम लोग काम करते हुए आते हैं अपनी मास्टर डिग्री तक, उस स्पीड से थोड़ा स्लो होना पड़ता है। काम ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन स्पीड स्लो है। स्पीड स्लो है का मतलब, आपने कोई प्रॉब्लम चूज की, उस प्रॉब्लम के दौरान आपको जल्दी से आंसर नहीं मिल रहा है, तो धैर्य मत खोइएगा, आपको जरूर रास्ता मिलेगा। कई बार ऐसा होता है साथियों कि एकदम कोहरा होता है, चारों तरफ फॉग है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा होता है। तो रास्ता कम दिख रहा है या दूर तक नहीं दिख रहा है, तो बैठना नहीं है, धीरे धीरे चलते रहना है। थोड़ी देर बाद धीरे 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 ही सही, लेकिन आप रास्ता तय कर चुके हो। दूसरी बात ये होगी कि कई साथी अभी ऐसा भी मान रहे होंगे कि अभी तो बहुत समय है, शुरुआत है, धीरे धीरे करते हैं। तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि कोर्स वर्क के दौरान आप अपना एक बड़ा हिस्सा काम का पूरा कर सकते हैं। आपके पास अनंत समय नहीं है। अगले 3-4 सालों में कभी ऐसा भी हो सकता है कि कई पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाएं, कभी आपकी तबीयत खराब हो जाए, कभी आपकी जॉब से रिलेटेड आपके ऊपर दबाव पड़ जाए। तो जो समय मिला है उसको रोज का रोज शुरू करना। कैसे करना है, जैसे हम लोगों ने शुरू किया, वो शायद मददगार हो सकता है। मैं जो आपको बता रहा हूं वो रोल मॉडल नहीं है, आप उससे बेहतर मॉडल खुद भी विकसित कर सकते हैं। साथियों, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक डायरी जरूर बना लीजिए। आज से एक डायरी बनाइएगा, आज बनाएं, कल बनाएं, लेकिन शुरू कर दें। जिस दिन से शुरू करें, रोज आप 4 लाइन ये जरूर लिखें कि आज आपने उसमें क्या किया, शोध से संबंधित। ये जरूर लिखिएगा। आपको लगेगा 2-3 दिन के बाद कि ये मेरे से ही नहीं हो पाएगा, तो एक आदत और डालिए, ये हो जाएगा। आप जो 4 लाइन लिखते हैं ना, वो मेल पर अपने सुपरवाइजर को मेल कर दीजिए। फर्क नहीं पड़ता वो आपको रिप्लाई करें या ना करें, आप रोज मेल करें, एक आदत डाल दीजिए। अगर आपने अपने सुपरवाइजर को रोज मेल डालने शुरू कर दी, हेलो, प्लीज माइक ऑफ कर देंगे। हेलो,
किसी का माइक ऑन है, प्लीज, अगर जरूरी नहीं है तो माइक ऑफ कर दीजिएगा। ओम प्रकाश जी, आपका माइक ऑन है। चलिए, थैंक यू। तो हम आप गौर करिएगा, मैंने ये कोशिश करके देखा है, ये बहुत फ्रूटफुल है। आप रोज 4 लाइनें लिखिए और उसको अपने सुपरवाइजर को मेल कर दीजिए। वो आपको जवाब दें ना दें, आप करिए। फायदा ये होगा, 10 दिन के बाद जब आपका मन नहीं करेगा मेल करने को, तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। आपके सुपरवाइजर भी पूछ सकते हैं, आजकल मेल नहीं डाल रहे हो भाई, आप कहना शुरू कर देंगे। तो आप, कई बार ऐसा होता है कि खुद नहीं दौड़ पाते हम, लेकिन प्रेशर में काम हो जाता है। शुरुआत में आदत डालना जरूरी है। आप कम से कम 2 महीने करके देखिए इस काम को, आप देखेंगे कि एक आदत बन गई है, डेली के काम का रिकॉर्ड है, और आप 3.5-4 साल में काफी कुछ काम कर चुके हो। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहीं के यूनिवर्सिटी से भी कई स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी रिसर्च की है, और कईयों ने बहुत खराब भी की है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरह के पर्याप्त उदाहरण हैं। हाँ, बेहतर उदाहरण कम है। आपको मौका मिल रहा है, आप लोगों में से फिर किसी का माइक ऑन हो चुका है, प्लीज। तो उसे अगर थोड़ा सा वो कर दें तो हमारे लिए आसानी होती। तो प्लीज ये एक रोज डायरी में मेंटेन करें, और अगर आप उसे मेल भी करें, आप 4 साल के बाद, आपको पता है, आपके पास थीसिस के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो डायरी होगी। और अगर इस डायरी को आप विभाग में रखे जाएं, तो किसी भी नए रिसर्चर के लिए इससे बेहतर मॉडल नहीं हो सकता कि यार शुरू कैसे करें। क्योंकि कई बार तो महीनों लगने हैं कि शुरू कैसे करें, कहां से शुरू किया जाए। तो मेरा अपना सुझाव है, एक ये जरूर करिएगा, आप बहुत फायदे में रहेंगे। काम का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे रिकॉर्ड आपको बहुत मदद करेंगे। दूसरा साथियों, कोशिश करिएगा कि सुपरवाइजर के साथ होली दिवाली मिलने ना जाएं, बल्कि डेली का डेली बैठें, काम कर सकें, चाहे ऑनलाइन ही बात करें थोड़ा थोड़ा। आप उनके पास जाइए, आप कहिए कि सर या मैम जो भी है, मैंने इतना पढ़ा, मुझे ये चीजें नहीं आ रही हैं समझ में, प्लीज आप मुझे बताइए कि ये क्या है, ये क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर। आप लगातार पूछिए, आपको जाना पड़ेगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पीएचडी एनरोल हो गए, अब सुपरवाइजर कुछ कहेंगे तो हम उनके पास बात करेंगे। नहीं, जरूरत आपकी है, आप लगातार प्रयास करते रहिए। बहरहाल ये आउट ऑफ द बॉक्स बातचीत की थी मैंने, थोड़ा पर्सनल अनुभव से। आप अभी इतना भी शुरू करते हैं तो बाकी बातों पे हम धीरे धीरे बात शुरू करेंगे। मैं अब जो मेन हमारा आज का मुद्दा था जिस पे बातचीत करनी थी, मैं उस पे आना चाहूंगा। मुझे ये था कि साइंस में जो रिसर्च का हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रिसर्च के तौर पर उसको कैसे हम डिफाइन करें, कैसे आपको समझाएं। तो समझाने के लिए मैंने सोचा कि कैसे समझाऊं। तो मैं हूं तो गणित का छात्र, लेकिन मुझे एक एग्जाम्पल बायो का याद आया। साथियों, बायो में एक पेपर पढ़ाया जाता, मॉर्फोलॉजी। यहां पर मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर से है, आउटर स्ट्रक्चर। लॉजी या लॉगस तो स्टडी है। आप ऐसे समझिए कि आप अपने परिवार के सदस्यों को बाहरी स्ट्रक्चर के आधार पर पहचानते हैं। अपने दोस्तों को भी पहचानते होंगे, अपने, अगर आपने कोई कुत्ता बिल्ली या कोई जानवर गाय भैंस पाला हो तो उन्हें भी आप जानते हैं। आपके नहीं है तब भी आप जानते हैं कि ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, आप जानते हैं। ये आउटर स्ट्रक्चर के बेस पे जानते हैं आप केवल जंतुओं को ही नहीं, पौधों को भी जानते हैं, आप फलों को भी जानते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को। और आप जानते हैं कि अमरूद का पेड़ है या आम का पेड़ है, ये फूल है, ये फल है, ये सारी चीजें जानते हैं। कभी साइंस इस लेवल पे रही होगी, आप सोचिएगा। क्योंकि बायो का उदाहरण इसलिए उठाया कि मनुष्य ने अपने चारों ओर सबसे पहले प्रकृति को पाया होगा। प्रकृति को पाया तो मैं उदाहरण जानबूझ के उठाया मैंने। तो उन्होंने शुरुआत में टेक्सोनॉमी ब्रांच से डेवलप की। अभी भी बायो के जो लोग हैं वो टेक्सोनॉमी को पढ़ते हैं और नोमेनक्लेचर उनका याद करते हैं कि भाई ये प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, इनके क्या क्या, किस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाए, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाए।
अब आप ये सोचिए 1953 में दो लोग आते हैं, वाटसन एवं क्रिक, डीएनए के लिए ये नोबेल अवार्ड ले जाते हैं। मैं चलो डीएनए के लेवल पे नहीं, ये सभी बच्चे जुड़े हैं, मैं वैसे समझाता हूं। अच्छा आप ऐसे समझिए, आपके परिवार के 5 सदस्यों का ब्लड सैंपल लिया गया, चलिए सरल शब्दों में समझिए। 5 लोग खड़े किए जाते, आप पहचान लेते, 5 लोगों के ब्लड सैंपल लेके यहाँ पर रख दिए, अब से कहा यार तुम्हारे परिवार के सदस्यों के हैं भाई, पहचान लो। क्या हम पहचान सकते हैं? हम नहीं पहचान पाएंगे। अब हम नहीं पहचान सकते, क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। इसका मतलब अब हमें रिसर्च का तरीका बदलना पड़ेगा इस स्टेज पे आके। तो हमने बदलने की कोशिश भी की और हमने बदल भी लिया। नहीं, हमने बदल भी लिया। आज आप जानते होंगे कि ब्लड सैंपल के आधार पर भी हम बहुत सारी जानकारियां आपके बारे में जुटा सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब अब मॉर्फोलॉजी काफी पुरानी हो गई यहां पर, और अब आपको साइटोलॉजी पे आना पड़ा। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन के बारे में बात करते हैं हम लोग। आप एक सेल पे आ गए, आपने यहां के बारे में पढ़ना शुरू किया। आप उससे भी आगे आते हैं समय के साथ, सेल से नीचे भी आते हैं, डीएनए आरएनए लेवल पे आ जाते हैं। हो सकता है बायो में उतना नहीं जानता, मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो तरीका 300-400 साल पहले इफेक्टिव था, वो तरीका आज अप्रासंगिक हो गया होगा, इररिलेवेंट हो चुका होगा। तो इसका मतलब साइंस में भी या सभी ब्रांचेज में समय के साथ रिसर्च के तरीके बदल रहे होंगे। ये बात समझाने की कोशिश। क्या मैं समझा पाया या किसी को डाउट है कोई यहां तक? नो सर। अच्छा, नो सर, नो। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग, ठीक है, थैंक यू। तो प्लीज आप देखिएगा, हम लोग अगर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आप थोड़ा सा इसी तरह से अपने अपने सब्जेक्ट में आप लोग सोचते रहिएगा कि हाँ यार यहां भी तो कुछ अलग हुआ था। जो थीसिस 500 साल पहले 400 साल पहले हुई थी वो आज नहीं है। साथियों, ऑक्सफोर्ड को 820 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, और जाहिर सी बात है वो लोग आज भी दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है। ये गुणवत्ता कैसे बनाए रखी होगी उन्होंने? कोई भी चीज बिना रिसर्च से बहुत ज्यादा आगे नहीं चल सकती। ध्यान दीजिएगा, आज आप एक मोबाइल खरीदते हैं, आपकी फेवरेट कंपनी का मोबाइल है, आपको बहुत पसंद है। अब आपकी कंपनी इसी में खुश है कि हमने बहुत अच्छा मोबाइल बनाया। अब वो रिसर्च नहीं कर रही है आगे, दूसरी कंपनियां रिसर्च करते रहेंगी। कुछ साल बाद जो आपका फेवरेट था आपके लिए मुसीबत बन जाएगा, आप नहीं पसंद करेंगे इसको, आपको लगेगा नहीं रिसर्च करके इस कंपनी ने नया बनाना चाहिए था। अब आप समझिए, आप 5 साल या 10 साल पुराना किसी का कोई फोन हो तो आपके लिए वो अप्रासंगिक है, आप पसंद नहीं करेंगे। तो साथियों, जिंदगी में रिसर्च क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे रिसर्च नहीं करने पे मोबाइल फोन आउटडेटेड है, अगर आपने भी हायर एजुकेशन में आने के बाद रिसर्च पे फोकस नहीं किया तो आपके आउटडेटेड होने का पूरा खतरा है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक कंपनी है मोटरोला, मोबाइल फोन बनाने का काम इसी ने शुरू किया था सबसे पहला। मोटरोला को रिसर्च में नोकिया ने पछाड़ा, नोकिया को सैमसंग ने, एप्पल ने। आज मोटरोला के फोन ज्यादा बिकते हैं या बाकी कंपनियों के, आप लोग खुद समझते और जानते होंगे। कोई भी कंपनी अगर पिछड़ रही है मार्केट में तो रिसर्च बेस कमजोर होने की वजह से। भारतीय कंपनियां दुनिया में पिछड़ती हैं रिसर्च बेस की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च पे तो कोई फोकस है ही नहीं। हमारे यहाँ मजाक में कहा जाता है हिंदी में कि सारा ध्यान लोगों का शोध पर कम और प्रतिशोध पर ज्यादा है या नहीं है? आप भी सोचिएगा। हमारी मैक्सिमम कंपनियां, हम लोग अभी कल ही 26 तारीख था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे मनाते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस। आप लोग अभी इसी दौरान प्लेजरिज्म से रिलेटेड कई आप
लोगों के लेक्चर सुनेंगे और तब आप महसूस करेंगे कि प्लेजियरिज्म तो हमारे डीएनए में घुसा पड़ा है। हम लोगों से जब अंडर ग्रेजुएशन या यूजी पीजी के लेवल पे हमारे सर या मैम लोगों ने असाइनमेंट मांगे तो हमने क्या किया, हमसे ये उम्मीद की गई थी कि असाइनमेंट का मतलब है आप अपने उस टॉपिक से रिलेटेड चीजों को पहले अच्छी तरह पढ़ें, समझें, आत्मसात करें, लेकिन जब पूरा समझ जाए तो अपनी भाषा में लिख के लेके आए उसे कि भाई अब आप क्या समझे। अब मेरे ख्याल से ऐसा तो शायद ही किसी ने किया हो। मैंने कहा कि पहले पढ़ें, समझें, फिर याद करें, दोबारा करें और तब लिखें। यहां मैक्सिमम का तो पहला ही नहीं हो पाता। हमारे जो असाइनमेंट आप मैक्सिमम लोगों ने जमा किए होते हैं, हो सकता है आप लोगों ने ईमानदारी से पूरा काम किया हो, लेकिन मैंने देखा हमारे स्टूडेंट्स को जहां हम पढ़ा रहे होते हैं बहुत कम लोग होंगे, रेयर कोई, जो इस प्रोसेस को लिख करके लाए। अगर आप अलग अलग जगहों से पढ़ते हैं, समझते हैं, पूरा रफ प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद फाइनली अपनी शब्दावली आते हैं, तो वो आपका ओरिजिनल काम माना जा सकता है। प्लीज आप माइक कर दीजिए, साथियों के माइक अननेसेसरीली ऑन है, रिक्वेस्ट है प्लीज आपसे। असाइनमेंट्स में जो आपने देख लिया होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जो आपने असाइनमेंट में गलती की अब आप सिनॉप्सिस में मत करिएगा। प्लेजियरिज्म बहुत खतरनाक चीज है और इसकी लपेट में आने के बाद अभी तक आपको पता नहीं है कि ऐसा करने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो शोध पे फोकस क्यों नहीं है वाली बात कर रहा था मैं, क्योंकि नकल करने में हम एक्सपर्ट लोग हैं और हमने उसकी सजा नहीं भुगती अभी तक। अब आप सजा भुगतने के स्टेज पे आ चुके हैं। अगर आपके उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपके काम को टेस्ट करेंगे और कई लोग तो ये भी बताएंगे कि अरे कुछ नहीं होता, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, कुछ नहीं होता। आप एक या दो लोग भी अगर फंस गए, ये ऐसा ही है जैसे बिना हेलमेट के चलो यार 3 सवारी बाइक में चलो, कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, हो सकता है 10 में से 8 लोग बच जाते होंगे, लेकिन जो 2 लोग फंस जाएंगे हमें उनके लिए दुख रहेगा बाद में, क्योंकि उनकी पीएचडी पूरी नहीं हो पाएगी। तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो प्लीज आप अभी से अपने सब्जेक्ट को, इसीलिए कहते हैं पढ़ना शुरू करें। कई लोगों को लगता होगा कोर्स वर्क हम पास करेंगे उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपने फिर ये मान लिया है कि आप कोर्स वर्क के बाद 5 साल और लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं लगाना चाहते हैं तो चीजों को पढ़ना, अगर आपने कोई पैराग्राफ या कोई चीज ऐसी आपने दूसरे की कॉपी की है तो उसको क्रेडिट देना कि भाई ये उसने लिखा है, ये आपका काम नहीं है। इस तरह से चीजें आप सीखेंगे तो आपको महसूस होगा कि रिसर्च बहुत इंजॉयबल चीज है। मैं तो अभी भी कहता हूं साथियों कि लर्निंग हमेशा इंजॉयबल है, और अगर वो इंजॉयबल नहीं है तो वो लर्निंग नहीं है। हम कोई भी चीज सीखते हो, आपने जिंदगी में कुछ नया जब भी सीखा होगा, आपने साइकिल चलाने सीखी होगी, आपने थोड़ा कंप्यूटर चलाना सीखा होगा, किसी ने कार चलाने या गाड़ी चलाने, बाइक चलाने सीखी होगी, या कुछ भी सीखा होगा, कोई नया गेम सीखा होगा, किसी को अच्छी बैटिंग आने लग गई होगी, किसी ने वॉलीबॉल खेलना सीखा होगा, किसी ने तैरना सीखा होगा। जिंदगी में जब भी जिसने कुछ नया सीखा होगा, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं आपने एंजॉय किया होगा। तो फिर आज रिसर्च इंजॉयबल क्यों नहीं हो सकती? यहां भी तो सीखना है। तो प्लीज आप लोग अपने आप से पूछिएगा कि आप लोग करने क्या आए हैं? आप लोग वाकई रिसर्च करने आए हैं या आप लोग पीएचडी पूरी करने आए हैं? दोनों में डिफरेंस है। रिसर्च लर्निंग है और पीएचडी एक केवल सर्टिफिकेट है। बचपन से जिस तरह से हम सर्टिफिकेट समेटो अभियान के पीछे लगे हुए हैं ना, हमने ढेर सारे सर्टिफिकेट समेटे हैं बचपन से। आज अगर उसी कड़ी में एक और सर्टिफिकेट समेटना चाहते हैं तो आप पीएचडी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट छोटी चीज है। सर्टिफिकेट टारगेट मत रखिए, सर्टिफिकेट बाई प्रोडक्ट है। प्लीज टारगेट छोटा मत रखिए। टारगेट और बाई प्रोडक्ट में बच्चों बहुत अंतर होता है।
आप ऐसे समझिए, मैं अपने साथी से मिलने गया, कोई दोस्त है उससे मिलने गया बहुत समय बाद, और उसके यहां मैंने लंच भी किया। अब आप कहें साहब मैं तो खाना ही खाने गया था क्योंकि घर में खाना बच जाता मेरा। आप समझिएगा, अपने एक अच्छे मित्र से बहुत समय बाद मिलने जाना ज्यादा बड़ा टारगेट होगा शायद। उसके साथ बैठ के खाना खाना, चाय पीना, वो बाय प्रोडक्ट हो सकता है, वो टारगेट नहीं हो सकता। वो भी होगा, लेकिन फोकस जो था वो मिलना था। इसी तरह से पीएचडी के दौरान सर्टिफिकेट समेटना महत्वपूर्ण है या लर्निंग, क्योंकि कल को आपने इतना टारगेट मत रखिएगा कि पीएचडी हो जाए किसी भी तरह से। आप टारगेट ये रखिए कि जब मेरी पीएचडी हो जाएगी तो हमने औरों को भी सिखाना है कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, और ये तभी हो पाएगा जब आप सीखेंगे यहाँ पर आके। तो कुछ चीजें, ये अनुभव है छोटे छोटे जो आपको सीखने ही सीखने हैं, और समय के साथ कैसे बदलाव आए हैं ये भी सीखना है। तो सचिन सर ने मुझसे कहा था कि आपको 8 से ज्यादा लेक्चर देने हैं, तो इस वजह से मैंने अपने टॉपिक को थोड़ा स्लो चलाया। मुझे लगा कि ढेर सारा डेटा देने के बजाय मैं थोड़ा स्लो चलाऊं, क्योंकि हमने ये बताना है कि डेवलपमेंट हुआ कैसे। ब्रांचेस जब डेवलप होती हैं तो एक ब्रांच कोई भी सब्जेक्ट की, जैसे हमारे यहाँ साथियों मैथ्स में बहुत पुरानी ब्रांच है, उसको हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री में हम ट्राइंगल बनाते हैं, लाइन खींचते हैं, सभी को पता होगा। ज्योमेट्री एक्चुअली विजुअल परसेप्शन कहते हैं। ज्योमेट्री का मतलब हुआ विजुअली जो दिखता है। हमने कहा ये लाइन है तो ये बना के दे दी, दैट इज कॉल्ड विजुअल परसेप्शन। लेकिन धीरे 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 हमारी मैथ सब्जेक्ट इतना डेप्थ में चले गया कि अब विजुअल्स नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस विजुअल की जो लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल कहेंगे आप, पहले भी था, अब लॉजिकली लॉजिकल है, अब विजुअल हो सकता ना दिखे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे चले गए और हमने गहन अध्ययन शुरू किया मैथ्स में। हम लोग एनालिसिस पे आ गए। हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, मेजर थ्योरी, टोपोलॉजी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ढेर सारी एनालिसिस पे चलते हैं, साथ में अलजेब्रा पे भी चलते हैं। जबकि हाई स्कूल के बच्चे को हम हाई स्कूल तक मेनली ज्योमेट्री पे सबसे ज्यादा सिखाते हैं चीजें। ज्योमेट्री हम उसे बताते हैं कि ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसा होगा, बाद में दिखता नहीं है। आपको अपने मन की आंखों से देखना होता है, आपके पास बायोलॉजिकली देखने का टूल नहीं होता। यही चीजें आप जब प्लीज आप माइक ऑफ कर दीजिए। आप में से फिर किसी साथी ने माइक फिर ऑन कर दिया। हेलो, ये क्या कहते हैं, ब्रिज बिहारी लाल श्रीवास्तव जी, आपका बार बार माइक ऑन हो जा रहा, प्लीज सर। ओके सर, कंटिन्यू प्लीज। चलिए, थैंक यू। ठीक है, अब एक्चुअली उससे ना सर थोड़ा सा फिर फ्लो टूटता है कि मैं कहाँ बोल रहा था। अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन कोशिश करिए, बहुत जरूरी ना हो या आपको सवाल नहीं पूछना हो तो। खैर, हम लोग अब बात करते हैं तो साइंटिफिक डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं कि साइंस कैसे आगे बढ़ी होगी। तो एक चीज याद रखिएगा, शुरू में माइथोलॉजी ने भी काफी बड़ा रोल निभाया। शुरू में इतना ज्ञान के स्रोत नहीं थे तो माइथोलॉजिकल चीजें बहुत ज्यादा थी। दूसरा, ऑब्जर्वेशन थी। मनुष्य ने प्रकृति और उसके आसपास की चीजों को देखा और ऑब्जर्वेशन पे फोकस किया। आज हम माइथोलॉजी को हटा चुके हैं इसमें से, अब हम माइथोलॉजी पे फोकस नहीं करते। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हाँ, अब हम ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन शुरुआत में ये रहा होगा, मनुष्य ने जब शुरुआत की होगी तो उसने काउंटिंग की होगी। वो काउंटिंग को किस रूप में कहता होगा हमें नहीं पता, लेकिन वो 1 2 3 या उससे रिलेटेड होगा उसका मतलब। लेकिन होता यही होगा कि मैंने 1 टाइम का खाना खा लिया है, 2 टाइम के लायक कोई जानवर मार लिया, अब इसे खाऊंगा। और ये भी मानिएगा कि काउंटिंग के बाद जब मनुष्य एग्रीकल्चरल स्टेज में आया था तो पक्का है मनुष्य है तो झगड़ा भी होता होगा, खेत का साइज छोटा बड़ा होता होगा,
और या जानवरों की संख्या कम ज्यादा होगी, क्योंकि खेती के साथ पशुपालन भी जुड़ा था। तो यहां से साथियों मेजरमेंट की बात आती है, और मेजरमेंट आपको ज्योमेट्री की ओर ले जाता है। यहाँ पर ज्योमेट्री में जियो का मतलब ही अर्थ है, मेट्री का मतलब मापन है, पृथ्वी को मापने की बात है। खेती बाड़ी में भी नापना था, और साथ में हमने रेजिडेंस भी बनाने शुरू कर दिए थे मनुष्य ने शुरुआत में। उससे पहले आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य भी पेड़ों पे या इधर उधर बुरी तरह परेशान रहता था। जब आग की खोज हुई है तो मनुष्य ने उस आग की मदद से गुफाओं से बड़े जानवरों को भगाया और गुफाओं पे अपना कब्जा किया। लेकिन गुफाओं में भी कितना रहेंगे आप? तो फिर जब खेती बाड़ी वाला दौर आता है तो मनुष्य ने अपने लिए नदी किनारे बड़ी बड़ी सभ्यताएं, आपको मालूम होगा दुनिया में कई सारी सभ्यताएं नदी किनारे विकसित हुई हैं। और जब नदी किनारे विकसित होंगी तो कोई ना कोई मेजरमेंट का तरीका होता होगा, खेतों को मेजर करने का, कहां तक हम खेती बाड़ी करें, मेरा खेत कहां तक है, आपका खेत कहां तक है, मैंने जो मकान बनाया उसका साइज क्या है, मेरे साथ कितने हैं, मेरे कुनबे में, मेरे कबीले में कितने लोग हैं, मुझे उनके लिए बनाना है। तो आप सोचिएगा कि धीरे धीरे मेजरमेंट बढ़ा होगा, मेजरमेंट की जरूरत पड़ी होगी तो ज्योमेट्री डेवलप हुई होगी, मेजरमेंट में डिफरेंट शेप आए होंगे। तो आप समझ रहे होंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आप लोगों को। ट्राइंगल सब लोगों ने देखा है, मैं समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। अभी मैं जो उदाहरण दे रहा हूं ये डॉक्टर अरविंद गुप्ता सर ने मुझे सिखाया है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप इनके बारे में जरूर देखिएगा। अरविंद गुप्ता 1975 में आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट है, शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये वो दौर था साथियों जब अगर ये उस दौर में अमेरिका चले गए होते आज अरबपति होते। इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो हमारी खामियां हैं, बच्चों को जिस तरह से हम रटाते हुए ला रहे हैं, उसको दूर करने का अपने स्तर से प्रयास किया। अभी 2-3 साल पहले सर को पद्मश्री मिला हुआ है। आप इनके होम पेज पे जरूर जाइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यूट्यूब पे इनके बहुत सारे वीडियो भी पड़े हुए हैं और होम पेज भी। एजुकेशन में आज के दौर में वन ऑफ द बेस्ट हैं, एक पढ़े लिखे इंसान को मालूम होना चाहिए। खैर, मैं इनका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख रहा था, और साथियों ये मैंने अभी 4 साल पहले देखा और मुझे शर्म आई कि मुझे इतनी सी बात नहीं पता है। मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं गणित का शिक्षक हूं। देखिए क्या किया इन्होंने, माचिस की कुछ तीलियां ली, 3 तीलियां ले ली माचिस की, तो जाहिर सी बात है माचिस की तीलियां हैं बराबर ही होंगी। और एक रबड़ की पतली सी ट्यूब ली, ऐसे ट्यूब 1 सेंटीमीटर, सोचिएगा ट्यूब काट ली ऐसे, इधर से भी इधर से भी। ट्यूब ज्यादा चौड़ी नहीं है, इतनी चौड़ी है कि तीली इसमें घुस जाए। अगर माचिस की तीली इसमें घुसाएंगे तो थोड़ा यहां तक घुसेगी, दूसरी तीली इधर से घुसाएंगे तो यहां तक है। अब बीच में थोड़ा गैप छोड़ दीजिए ताकि हम इसे मोड़ सके। तो साथियों ऐसा बन जाएगा कुछ। ये माचिस की तीली है, मैं बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा हूं लेकिन आप समझ रहे होंगे। यहां से रबड़ बैंड चढ़ा हुआ है और ये आपके पास दूसरे है रबड़ बैंड। यहां तो एंगल का सेंस आ जाएगा। एक तीली छोटी बड़ी हो गई मेरी तो, लेकिन आप सेंस समझ रहे होंगे उम्मीद है। तो 2 माचिस की तीलियां को ज्वाइंट रबड़ बैंड से जोड़ लीजिए दोनों साइड, यहां तक, तो ये एंगल की तरह काम करेगा। पता नहीं मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया, क्या दोबारा बनाना उचित रहेगा या समझ में आ गया? नहीं सर, क्लियर है, समझ में आ गया सर। अच्छा चलिए धन्यवाद। तो साथियों ऐसा ना तीनों जगह कर लेते हैं, तीनों कॉर्नर पे कर लेते हैं। अगर तीनों कॉर्नर पे हम ऐसा कर लेंगे तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमने एक ट्रायंगल बना दिया छोटे बच्चों के लिए। 3 माचिस की तीलियां और रबड़ ट्यूब का छोटा सा पोर्शन से छोटे छोटे 3 पार्ट लिए, तीनों वर्टिसेज पे बना दिया। आप कहेंगे सर ये तो बच्चों वाली बात है, इससे क्या फायदा होगा? अभी देखिएगा क्या फायदा होगा। अब मैं 4 तीलियां लेता हूं और 4 छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के रबड़ ट्यूब के पोर्शन काट देता हूं ऐसे, और ऐसे ही मैं स्क्वायर बना देता हूं। ऐसे ही 5 लेके पेंटागन भी बना सकते हैं। आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा, ये अरविंद गुप्ता सर का एक्सपेरिमेंट है, मैं केवल बता रहा हूं आपको। यही प्लेजियरिज्म से बचने का तरीका भी है। प्लेजियरिज्म मतलब नकल करना।
मैंने कहीं नहीं कहा कि ये मैंने किया है, मैं कह रहा हूं कि अरविंद गुप्ता सर ने किया है, मैं केवल आपको बता रहा हूं। आपको ऑडियो वीडियो देखना है, आपको यूट्यूब पे उपलब्ध मिल जाएगा। तो जिसने किया है उसको क्रेडिट देना जरूरी है, ये एकेडमिक ईमानदारी है। अच्छा, मैंने चलिए 3 स्ट्रक्चर बनाए, एक ट्राइंगल और स्क्वायर और एक पेंटागन। अब ऐसा करिएगा साथियों, ये स्क्वायर पे सबसे पहले बात करते हैं, जिसपे मैंने डबल टिक किया है। आप ना अपने हथेली पे इस खड़े स्ट्रक्चर को रखिए और यहां से थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगाइए। क्या आपको लगता है ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा? थोड़ा तिरछा हो जाएगा। ऊपर से माचिस के स्ट्रक्चर है और ट्यूब लगी हुई है चारों कोनों पे। अगर यहां से फोर्स लगाया कुछ ये ओके ऐसा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है या नहीं है? हो जाएगा सर, कुछ होगा। ठीक है, धन्यवाद। सुनिए, तो आपने देखा थोड़ा सा फोर्स लगाने पे एक स्क्वायर जो है वो रोम्बस में कन्वर्ट हो गया, समचतुर्भुज बन गया। मतलब एंगल 90 नहीं रही, शेप बदल गया। सरल शब्दों में कहें तो शेप बदल गया। साथियों, ऐसा हम यहां भी कर सकते हैं। अगर इसमें भी लगा दें थोड़ा यहाँ पर फोर्स, इसका भी शेप बदलेगा। अगर हम 6 भुजाओं वाला बनाए षटभुज हेक्सागन, तो शेप बदलेगा, इन सब में शेप बदलेगा। अब हम आते हैं ओरिजिनल अपने ट्राइंगल पे। साथियों, ट्राइंगल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। अगर आप इसमें फोर्स लगाएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में, कुछ नहीं होगा। तो आप कहना चाहेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। समबाहु त्रिभुज सबसे ज्यादा स्टेबल ज्यामितीय स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। इतनी सी बात समझ। आप कहेंगे साहब इसका फायदा क्या है? तो साथियों, फायदा मैं बताता हूं आपको इसका क्या है। हेलो, आपको दिख तो रहा है ना? जी सर। यस सर, जी सर, अच्छा जी सर, दिख रहा है। यहाँ से स्क्रीन थोड़ा सा हिल गई थी। तो आप कभी पहाड़ों पे ऊंचे पुल, जो हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग साथी बनाते हैं, बीआरओ वाले, उनके ऊंचे ऊंचे पुलों को देखिएगा साथियों, बड़ी ऊंची घाटियों में कभी बहुत बड़े पुल बनाए रखते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये पुल हो गया, ये गाड़ियां जाने का हो गया। इन पुलों के नीचे भी एक ढांचा होता है और इनके नीचे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर लगे होते हैं ऐसे लोड शेयरिंग के लिए, इससे नीचे वाले के साथ इस तरह से नीचे ट्रायंगल बने होते हैं। सवाल ये उठता है ट्रायंगल ही क्यों बने हैं? स्क्वायर शेप में क्यों नहीं बना देते? बड़े बड़े पिलर 4 ऐसे खड़े कर देते, लोड शेयरिंग। आप कभी गौर करिएगा प्लीज ऐसे पुलों को, तो आपको समझ में आएगा साथियों। कभी पुल पे ऐसा हो गया कि एक तरफ से जाम लग जाए, सारा लोड एक तरफ को आ जाए, तो ये संभव है कि स्क्वायर जो है अपना शेप बदल दे। और कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो ये संभव है कि अपना शेप बदल दे, तो पुल के ढांचे पे खतरा हो सकता है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमने बच्चों को सिखाया है, वो अपना शेप नहीं बदलता, बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो क्या मैं समझा पाया उसका एप्लीकेशन? यस सर, यस सर। देखिए साथियों, मैंने बहुत छोटी चीज समझाने की कोशिश की और ये एक नजरिया था। ट्रायंगल, लाइन, ये सारे स्ट्रक्चर हम रोज बनाते थे, इस नजरिए से कभी बात समझी नहीं। हमें पहली बार ये महसूस हुआ कि ये एक्टिविटी मैं स्कूल में करा सकता हूं बच्चों को, और जब उन्हें ट्रायंगल की स्टेबिलिटी समझ में आ जाए तो फिर उसका एप्लीकेशन भी बता सकता हूं कि बड़े बड़े पुलों में आप ऐसा नीचे मिल जाएगा आपको। भाई यही एक नया नजरिया था, यही बात समझानी थी। आपके सब्जेक्ट में भी ऐसा कुछ नया करने की गुंजाइश जरूर होगी। आप कहेंगे मुझे तो लग नहीं रही है गुंजाइश, कैसे करें? मुझे तो लगता है लोगों ने सब काम पहले कर डाला है। ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है? अब कोई आपके फील्ड में अच्छी रिसर्च नहीं होगी क्या? जरूर होगी, आपके बाद भी होगी। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? ये खुद से पूछिएगा और देखिएगा कि चीजें ऐसे समझें। अच्छा, तो ये जरूरत रही होगी। दूसरी अब दिक्कत क्या रही होगी इंसान को शुरुआत में? अब साहब उसने अपने मकान का स्ट्रक्चर भी देख लिया, उसने अपने खेत का साइज भी देख लिया,
तो अब एक बड़ी दिक्कत रही होगी, उसको समय देखना था, टाइम। समय से दो चीजें आती थी, दिन रात का टाइम तो ठीक है, दूसरा वेदर की दिक्कत भी है। जब खेती बाड़ी करनी है भाई, तो खेती बाड़ी के लिए टेम्परेचर, वेदर कंडीशन का भी है। तो मनुष्य ने समय के साथ ये महसूस किया कि अच्छा, ये तो हम अलग अलग समय पर हमारी फसलें भी अलग अलग तरह की हो रही हैं। जो ठंडे में हो रहा है वो गर्मी में नहीं हो रहा, जो गर्मी में होता है वो ठंडे में नहीं होता है। तो अब यहां से क्लाइमेटिक कंडीशंस का असर हुआ। आज एक यहीं पर से एग्री ब्रांचेस, आज जो आप पढ़ते हैं ना, ये जो ब्रांचेस का डेवलपमेंट है, ये आप गौर करेंगे शुरुआत में नहीं था। ये ऐसा है जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनियां करती हैं, एक आदमी 3 को बनाता है, फिर 3 3 को बनाता है टाइप का। सब्जेक्ट में भी यही कहानी है साथियों। आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको लगता होगा वो आपके सब्जेक्ट में है, लेकिन बाद में पता लगा कि वो दूसरे सब्जेक्ट के हैं। और ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि उन महान इंसानों के समय में इतना ज्यादा सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं था। जैसे अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं इन जनरल कि न्यूटन साहब का नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा, ये किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा। फिजिक्स। फिजिक्स का लेना सर। यही अंतर है। मैथमेटिक्स में ल्यूकास प्रोफेसर थे, न्यूटन मैथ्स थे। दुनिया के अगर टॉप 5 मैथमेटिशियन कभी आएंगे तो उसमें न्यूटन भी आएंगे। न्यूटन को फादर ऑफ कैलकुलस कहते हैं हम लोग। वैसे लेबनिज साहब का भी नाम आता है, लेकिन हम कैलकुलस में न्यूटन को मानते हैं। आर्किमिडीज को आप फिजिसिस्ट मानेंगे या मैथमेटिशियन मानेंगे? तो आर्किमिडीज साहब मैथमेटिक्स में ही आते हैं। और तो छोड़िए साहब, स्टीफन हॉकिंग साहब का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। आप स्टीफन हॉकिंग को क्या मानते हैं, फिजिक्स का आदमी या मैथ्स का? तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे लग तो रहा है फिजिक्स का, वो भी मैथ्स दे रहे हैं। लोगों ने, बहुतों ने अलग अलग फील्ड में काम किया है, उसमें आपको बाकी भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको डीडी कौशाम्बी साहब का नाम मिलेगा ह्यूमैनिटीज में। डीडी कौशाम्बी इतिहास में बड़ा नाम है। हो सकता है आप में से कुछ साथियों ने, इतिहास के लोगों ने डीडी कौशाम्बी साहब का लिखा हुआ पढ़ा भी हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में डीडी कौशाम्बी साहब मैथ्स के प्रोफेसर थे। टीआईएफआर हमारे देश में आईआईटी से ज्यादा सम्मानित संस्थान है साइंस में, और डीडी कौशाम्बी मैथ्स के प्रोफेसर थे। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में एक अधेड़ उम्र में इंटरेस्ट जगा तो रिसर्च वहां कर डाली, क्योंकि एप्टीट्यूड डेवलप है। कोशिश है कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया खोजा जाए, माइथोलॉजी के मुकाबले चीजों को तथ्यात्मक तरीके से पेश किया जाए, तो कर डाला। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपने कभी पहले साइंस में काम किया हो, बाद में ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स में आए हैं तो आप खराब काम कर सकते हैं। ये तो आपके जज्बे को दिखाता है। लोगों ने किया है। भीमराव अंबेडकर साहब ने इकोनॉमिक्स में भी पीएचडी की है और लॉ में भी की थी, दोनों में किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आपकी पुरानी बैकग्राउंड का भी कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। यहां तक जो चीजें मैं समझा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, पहला लेक्चर होने की वजह से काफी ढीले ढालेपन से उत्साहवर्धन भी होना जरूरी है, और कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रहा होगा ये बताना भी उतना ही जरूरी है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पास एक से ज्यादा लेक्चर होंगे इसको देने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और आपको साथियों यहाँ पर ना कई सभ्यताएं मिलेंगी। आपने इजिप्ट के बारे में सुना होगा, जिसको हिंदी में मिस्र की सभ्यता कहते थे। इन लोगों ने हमें कई चीजें सिखाई। ये वो लोग थे जिन्होंने बताया कि एक साल में 365 दिन होते हैं, औसतन महीने में 30 दिन का करते थे एक महीने में। और ये उस समय के हिसाब से आप समझिए ये बड़ी बात थी। इजिप्ट के लोग बहुत पहले से अवेकेंड है। आपने रोमन सुना होगा, रोमन साम्राज्य जो है,
ये अपने आप में बहुत आगे हैं। भारतीयों का रोल भी आएगा इसमें, कई साथी इसमें कई चीजें हम जोड़ेंगे कि भारतीयों ने भी काफी काम किया है, इन सभ्यताओं ने बहुत काम किया है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि 8 साल जो हमारा होता है साथियों, वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। एग्जैक्टली 6 घंटा भी नहीं होता, 5 घंटा 45 मिनट के आसपास, कुछ और भी सेकंड होते हैं, लेकिन इतना एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है। औसतन हमारा साल ये होता है। तो अब होता क्या है, इसकी वजह से हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा ये 6 घंटे की वजह से बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्यों हो जाएगी? क्योंकि फिर 6 घंटा ज्यादा होगा तो रात को 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर नहीं गा पाएंगे आप, सुबह के 6 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। अगले साल फिर दिन में 12 बजे तक करना पड़ेगा, तीसरे साल शाम को 6 बजे तक करना पड़ेगा। तो यार ऐसा करते हैं, 3 सालों तक ये 6 घंटा जोड़ते ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी को क्या फर्क पड़ रहा है इससे। हम 3 सालों तक ऐसा करेंगे, उसको आम आदमी से कहेंगे अरे तुम 365 दिन का मनाओ भाई दिन। हम चौथे साल 365 और ये 24 मिला के 366 दिन का मना लेंगे, लीप ईयर कह देंगे इसको। आदमी हैरान रहता है और चौथा साल अचानक कैसे हो गया 8 दिन ज्यादा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा कुछ नहीं हुआ, साल सब बराबर होते हैं, लेकिन काउंटिंग की सुविधा के लिए 3 सालों तक हम 6-6 घंटा नहीं जोड़ते हैं, चौथे साल 8 7 24 घंटा मतलब 8 दिन जोड़ लेते हैं, वह हो गया लीप ईयर। अरे भाई कुछ मैं जोड़ पा रहा हूँ, कुछ नई चीजें आपके उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑब्वियसली सर। इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। पहली बार ही जाना है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, धन्यवाद। पहली बार ही पता लगा। आपने ऐसे साथियों मेसोपोटामिया के बारे में भी सुना होगा। मेसोपोटामिया आज के दौर में अगर बात करेंगे तो इराक की बात कर रहे हैं। हाँ जी। इराक में टिग्रिस, और आप ऐसे समझिए पुराने बचपन में हम दजला फरात नदियों की बात करते थे इराक में। मेसोपोटामियन वो लोग हुए। आज जो आप राशिफल पढ़ते हैं ना और कहते हैं कि 12 राशियां हैं, ये काम इन लोगों का ही है, मेसोपोटामियन का। लोगों ने इतना काम किया है शुरुआत के दिनों में भी। अब क्योंकि मैं गणित का छात्र हूं, कभी केवल मैथ्स वाले मिलते तो मैं हिस्ट्री और मैथमेटिक्स अलग से पढ़ाता, क्योंकि अब मैं बायस तो हो सकता हूं भाई, मैं गणित का छात्र हूं तो बार बार उधर को जाना नेचुरल है मेरा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं और सब्जेक्ट पे भी मैं सबका ऐसा न्याय कर पाऊं। वरना हाँ केवल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स होता तो मेरे लिए बड़ा फेवरेट हो जाता और इतना सोचना भी नहीं होता, शायद मैं उसमें ज्यादा तेज चल रहा होता। खैर, तो इसके अलावा अब मैंने वो वहां के लोगों के बारे में बता रहा था, बेबीलोन के बारे में। इन लोगों के लिए 7 का दिन बड़ा शुभ मानते थे ये लोग। हर समाज की अपनी अवधारणाएं हैं और यही लोग थे जिन्होंने कहा कि हफ्ता जो होगा 7 दिन का होगा, 7 दिन का होगा, और एक दिन ऐसा होगा जिस दिन हम काम नहीं करेंगे, दिन भर धूप सेकेंगे। अब धूप सेकेंगे आराम करेंगे का मतलब हुआ भाई, जो लोग अगर दिन भर धूप सेके और आराम करे तो उसको नाम दिया गया संडे। नाम समझिएगा, सन मतलब सूर्य के हिसाब से हमारा ये संडे है, क्योंकि आज दिन भर हमने कुछ नहीं करना है, दिन भर धूप सेकनी है। ठीक है भाई, धूप सेकनी है तो ग्लोबल वार्मिंग तो आज की समस्या है ना, तब की थोड़ी थी। तो लोगों ने कहा ठीक हो गया। अब वो आज तक चल रहा है कि संडे है और संडे के दिन हम ऐसा करते हैं। तो लोगों ने धीरे धीरे हम लोग जब यहां तक आ जाते हैं, आपको एक चीज और थोड़ा सा बताऊं मैं यहां पर, क्योंकि कई साथी ऐसे होंगे जो जीसस क्राइस्ट जो है, ईसा मसीह के साथ आप जीरो के बारे में यहां से सोचते हैं। यहां से पहले और यहाँ के बाद, यहाँ पहले ईसा पूर्व जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और उसको आप बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, बीसी एंड एडी। और यहां के लिए हम लोग एनो डोमिनी बोलते हैं, तो जिसको हम शॉर्ट में एडी कहते हैं, यहां बीसी कहते हैं। मैं थोड़ा सा गणित का छात्र होने की वजह से मैंने महसूस किया हमारे कई साथी इसमें थोड़ा परेशान रहते हैं। और देखिए गणित में क्या करते हैं हम साथियों, जीरो के बाद इधर को राइट साइड को, मतलब राइट साइड ये है,
1 2 3 4 5 और बढ़ते बढ़ते पता लगा हम 2022 में आ गए। और जब लेफ्ट में चलते हैं तो हम -1 -2 -3 एंड सो ऑन ऐसे चलते हुए चलते हैं। ठीक हो गया। ऐसे माइनस में गणित का छात्र माइनस में चलेगा। इतिहास के छात्रों ने क्या करना है, उन्हें करना है 2 BC 3 BC 4 BC 500 BC ऐसे चलना है। ठीक हो गया। दोनों में ये भी ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा, गणित के छात्र के तौर पर इतनी गणित सबको आती है, घबराइएगा मत। अरे भाई अगर 2 में 1 जोड़ेंगे तो सभी लोग जानते हैं कि 3 आएगा। इसका मतलब 2 छोटा था और 3 बड़ा था, क्योंकि 2 में कुछ जोड़ना पड़ा बराबरी के लिए। तो बच्चों क्या होता है इसमें कि रियल लाइन में जो लेफ्ट साइड में होता है वो छोटा, जो राइट साइड में होता है वो बड़ा। ये राइट है और एक लेफ्ट है। कभी भी अगर छोटे बच्चों को हम बताते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो जो लेफ्ट में है वो छोटा, जो राइट में है वो बड़ा। तो अब आप मुझे केवल इतना बताइएगा, मैं बीसी पे लेके चल रहा हूं क्योंकि बीसी में दिक्कत आती है। एक व्यक्ति 480 बीसी में पैदा हुआ और 75 साल वो जिंदा रहा। तो उसकी मृत्यु कब हुई? हो सकता है आप लोगों को आता हो, कई बच्चे परेशान रहते हैं। तो वो मैथमेटिकली बीसी मतलब माइनस में था, तो वो -480 कर लीजिए। और क्योंकि समय तो 80 डायरेक्शन में चलता है इधर को, तो उसके बाद उसमें 75 और जोड़ लीजिए। तो -480 + 75 अगर आप करेंगे तो बड़े नंबर का साइन आता है हमेशा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये 405 आ जाएगा गणित के छात्र के हिसाब से, और 405 बीसी आ जाएगा इतिहास के छात्र के हिसाब से। तो इतिहास के छात्रों को थोड़ा दिक्कत होती है कि अगर ये बर्थ कह दिया जाए और अगर किसी आदमी की डेथ ईयर कह दिया जाए इतिहास पढ़ते समय, उन्हें लगता है यार 480 में पैदा हुआ और 405 में मरा, उल्टा नहीं हो रहा है? ऐसा हो सकता है। तो आप रियल लाइन पर ड्रॉ करिए और आप खुद समझेंगे कि रियल लाइन पर जब आप ड्रॉ करते हैं नंबर्स को, तो बच्चों इधर को देखिए ना, -1 -2 -3, तो ऐसे करते हुए जब ऐसे होगा तो -405 इधर होगा और -480 इधर होगा। आपको खुद समझ में आएगा कि समय केवल दाहिनी तरफ को बढ़ेगा। समय तो एक यूनिडायरेक्शनल होता है। 75 साल होने हैं बीच में, जो उम्र है वो निगेटिव किसी की नहीं होती, वो तो प्लस ही होगी। तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, जो मैंने गणित के छात्र के तौर पर माइनस में लिखा है, इतिहास के छात्र के तौर पर मैं उसको बीसी में लिखूंगा। बस हो गया, इतना ही समझाना होता है वहां। तो थोड़ा सा नोमेनक्लेचर का अंतर है, चीजों को लिखने का तरीका अंतर है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप मेरे ख्याल से बीसी में वो आते हैं गौतम बुद्ध लगभग 72 ईयर के आसपास सरवाइव किया उन्होंने। गौतम बुद्ध के जन्म इतने में हुआ, इतने साल जिंदा रहे, तो महानिर्वाण कब प्राप्त किया, तो आपको हो सकता है गड़बड़ होती हो या बीसी पढ़ते समय आपको थोड़ा लगता हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मनुष्य के पास लगभग, हम लोगों के पास यहाँ 2022 चल रहा है, तो 2000 साल 22 साल छोड़िए इतने बड़े टाइम पीरियड में, ये लगभग 2000 साल पुराना है। और यहाँ पर हम लगभग 3000 साल से लिखित हमारे पास काफी चीजें हैं। वो पत्थरों पे लिखी हुई भी मिल सकती है, जैसे भोपाल में भीमबेटका है। ये 3000 साल का इतिहास है, ये 2000 साल का इतिहास है। टोटल मिला के 5000 साल के बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है। और ये हर सब्जेक्ट में है लगभग, किसी में थोड़ा कम है, किसी में ज्यादा है। और जोरदार बात यह है कि यहाँ पर एक दौर आता है, एक बीच में एक बड़ा फेज आता है जिसमें ऐसा लगता है समाज जैसे सो गया, समाज में कुछ रचनात्मक बहुत कम हुआ। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी वाले समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ समाज में, और यहाँ पर वो लोग एक चीज के बारे में बताते हैं, और आप सबने पढ़ा होगा उसको क्या बोलते हैं, रिनेसा, या हिंदी में पुनर्जागरण। अच्छा, समाज दोबारा जग गया, तो जग गया तो क्या हुआ? जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब है यहाँ हर सब्जेक्ट में जबरदस्त। तो 1500 या 1600 15th सेंचुरी
या 16th सेंचुरी के बाद आप अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में देखिएगा, आप लोगों को मैक्सिमम रिसर्च वर्क इसी फेज में मिलेगा। आपको क्योंकि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताना था मुझे, तो मेरा टाइटल ही ऐसा चल रहा था, तो मैं इस हिसाब से बोल रहा था। तो आपको मैक्सिमम काम पुनर्जागरण के बाद वाले फेज में मिलता है, पहले नहीं मिलता ज्यादा काम। पहले लोगों ने जो किया है व्यक्तिगत प्रयासों से किया है। एक संस्था के तौर पर काम करना अलग है, व्यक्तिगत प्रयास अलग है। आप लोग किसी न किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो हम सबके प्रयास संस्थागत है। लेकिन महान आर्यभट्ट साहब का काम जो था गणित में, या अब ऐसे कई विद्वान हैं, वो दर्शन शास्त्र में भी हैं, शंकराचार्य हैं, उन सब का काम ना व्यक्तिगत स्तर पे था। तो शिक्षा संस्थान आपको एक बड़े मास को एक साथ मोबिलाइज करते हैं। तो पुनर्जागरण के बाद वाले फेज में आपको हर सब्जेक्ट में गजब काम मिलेगा, बल्कि मैक्सिमम लोग तो मानते हैं रिसर्च ही ढंग से यहां से शुरू हुई है, उससे पहले व्यक्तिगत प्रयास रहे हैं। तो सब्जेक्ट में जो गंभीरता है, जिस स्तर की गंभीरता आज हर सब्जेक्ट, हर ब्रांच डिमांड करती है, वो आपको यहाँ के बाद दिखेगी। और कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, वो जब जाहिर सी बात है भाई, जब कंप्यूटर बने होंगे तभी से आई होगी। जब कंप्यूटर होगा ही नहीं तो क्या करोगे? तो कंप्यूटर वालों ने भी मैथ्स ही पढ़ी तब तक। तो कई ब्रांचेज हमारी ऐसी भी हैं साथियों, जैसे फ्रैक्टल डायमेंशन, डायनामिकल सिस्टम्स, जो 1980 के बाद दुनिया में जिनमें वास्तविक काम हुआ है। 1980, बहुत ज्यादा पीछे नहीं ले जा रहा हूं मैं, रिसर्च के हिसाब से ये बहुत नई ब्रांचेज हैं, उनमें यहां से काम हुआ है। मुझे जो टाइम मिला है, मेरे ख्याल से मैं लगभग अभी बहुत छोटा हिस्सा कर पाया। इसमें तो जो मेन था वो शुरू ही नहीं हुआ। 5:22 हो रहे हैं। कुछ समय शायद मेरे ख्याल से आयोजकों ने आपके प्रश्नोत्तरों के लिए भी रखा गया है, तो प्लीज आप, ज्यादा बेहतर है कि मैं आज यहाँ पर अपनी बात पूरी करूं और आपके सवालों के कुछ जवाब देना पसंद करूंगा। प्लीज आप निश्चिंत होकर पूछिएगा। आप जितना पूछेंगे मुझे खुशी भी होगी, और ये चीज बताती है कि आप कितने ध्यान से सुन रहे थे और आप वाकई सीरियस हैं कुछ काम करने के लिए।